पेशी हुई है वही शेर सिंह मीणा जो आरपीएससी पेपर लीक कांड का आरोपी है। कोर्ट ने 11 दिनों की रिमांड पर शेर सिंह मीणा को भेज दिया है। आरपीएससी पेपर लीक मामले में उसकी पेशी हुई है। शेर सिंह को एक बार फिर से उदयपुर से एसओजी की टीम जयपुर लेकर आएगी। जयपुर में 17 अप्रैल तक उससे पूछताछ होगी। 17 अप्रैल को शेर सिंह की पेशी एक बार फिर से अदालत में होगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त शेर सिंह मीणा की देख रहे हैं जब उसको अदालत में ले जाया जा रहा था। उस दौरान की तस्वीरें आपको बता दें कि कल ही ओडिशा से गिरफ्तार करने के बाद एसओजी की टीम उसको जयपुर लाई, फिर उसको उदयपुर में आज कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल 11 दिनों की रिमांड पर उसको भेजा गया है। वापस इसको यानी शेर सिंह मीणा को अब जयपुर ले जाया जा रहा है। पूछताछ इससे होगी, सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएंगी। कौन कौन इसका सहयोग कर रहा था, कहां से इसने क्वेश्चन पेपर अरेंज किया, ये तमाम वो बिंदु होंगे जिन पर एसओजी से सवाल जवाब करेगी। 17/4 तक रिमांड पे है, पीसी पे है, अनुसंधान किया जाएगा। सर अगला कहाँ पे पेशी का है? अगली इधर ही पेश किया जाएगा संबंधित कोर्ट में। तो किस तरह की और इन्वेस्टिगेशन आगे वो आगे अनुसंधान किया जाएगा और जैसी स्थिति होगी बता। और इस खबर पर आइए और जानकारी लेते हैं कपिल श्रीमाली से। हमारे साथ हमारे संवाददाता उदयपुर से जुड़ चुके हैं। कपिल, 11 दिनों की पुलिस कस्टडी, यानी अब पुलिस के पास, एसओजी के पास ये भरपूर वक्त जिसमें आरपीएससी पेपर लीक कांड की कड़ियों को जोड़ा जा सके, पता लगाया जा सके कि इसके मददगार कौन है। बिल्कुल, देखिए शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ अग्रिम कड़ियां जोड़ने के लिए बेहद जरूरी है और यही वजह है कि न्यायालय में जब पेश किया है तो एक लंबा रिमांड अवधि की मांग की गई थी और शेर सिंह से पूछताछ की जरूरत को समझते हुए न्यायालय ने भी शेर सिंह को 11 दिन के पुलिस रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया है। अब 17 अप्रैल तक एसओजी के पास में शेर सिंह मीणा रहेगा और उससे पूछताछ की जाएगी। इस दौरान संभावना ये भी बन रही है कि भूपेंद्र सारण को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर जाया जाए, आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जाए। और भी संभावनाएं जो है लगातार बन रही है पूछताछ की। कई सारे सवाल जो है वो एसओजी की टीम द्वारा तैयार कर लिए गए हैं जिनके जवाब इन आगामी 11 दिनों में शेर सिंह मीणा से पूछे जाएंगे। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है ये पूछताछ क्योंकि शेर सिंह मीणा के आगे की कड़ियों के बारे में अभी पुलिस को किसी तरह की जानकारियां नहीं मिली है। तो ऐसे में अब जब शेर सिंह मीणा से पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर जो इस पेपर लीक प्रकरण के मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं उनके नामों का भी खुलासा हो सकता है। जो लोग गोपनीय शाखा से पेपर बाहर लेकर आए और शेर सिंह मीणा तक पहुंचाया, उनके नामों का खुलासा होना अभी बाकी है और ये माना जा रहा है कि शेर सिंह मीणा से पूछताछ के दौरान उन नामों के खुलासे भी किए जा सकते हैं। शुक्रिया कपिल श्रीमाली इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और अभी खबर झालावाड़ से है जहां पर शिवचरण हत्याकांड मामले में खुलासा हुआ है। 3 नाबालिग आरोपी डिटेन किए गए हैं। तीनों आरोपी स्कूल के पूर्व छात्र थे। 1 साल पहले शिक्षक का डांटना हत्या का कारण बना है। कोटा से पुलिस ने आरोपियों को दबोचा है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में सामने आ रही है। शिवचरण हत्याकांड मामले में ये खुलासा किया गया है। आपको बता दें झालावाड़ से है बड़ी खबर जहां पर 3 नाबालिग आरोपी डिटेन किए गए। जो अभी शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये तीनों ही नाबालिग आरोपी स्कूल के पूर्व छात्र थे और 1 साल पहले का ये मामला जब शिक्षक का डांटना हत्या का कारण बना, यानी शिक्षक ने इनको डांटा और उसके बाद इन्होंने हत्या की प्लानिंग की और अपने टीचर को ही मार डाला। कोटा से पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। तो अहम खबर आ रही है, आपको बता दें लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, जांचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर शिवचरण हत्याकांड में किसका हाथ है। पूरी तरह से कोशिश अब रंग लाती हुई नजर दे रही है। शिवचरण हत्याकांड मामले में यह महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। 3 नाबालिग आरोपियों को डिटेन किया गया है। आपको बता दें कि ये तीनों ही आरोपी छात्र जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। डिटेन किए गए छात्र स्कूल के पूर्व छात्र हैं। ये स्कूल में पहले पढ़ा करते थे। 1 साल पहले शिक्षक का डांटना कहा जा रहा है कि इस हत्या का कारण बना है। फिलहाल कोटा से पुलिस ने आरोपियों को दबोचा है। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर झालावाड़ से अपडेट इस खबर के बारे में। गिरफ्तारी कोटा से हुई है। तरुण से बात करेंगे इस खबर पर और जानकारी के लिए। 1 साल बाद आखिर पुलिस को पता चला कि ये किसने हत्या की है और क्यों हत्या की है, आरोपी पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, जो शिवचरण सेन शिवा जो कि प्रसिद्ध हड़ौती के कवि थे,
और शिक्षक भी थे। उनकी गत दिनों झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र में निर्मम हत्या हुई थी और इस मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और इस सारे घटनाक्रम में जो 3 नाबालिग आरोपी हैं उनको पुलिस ने निरुद्ध किया है। सारे मामले में जो अभी प्रेस वार्ता हुई है उसमें जिला पुलिस अधीक्षक ने यही बताया है कि ये जो 3 जो लड़के हैं ये इसी शिक्षक के स्कूल के पूर्व छात्र थे। इसमें से एक जो मुख्य आरोपी है ये इस सारी घटना का मास्टरमाइंड निकला और 1 साल पहले इस शिक्षक ने इस लड़के को किसी मामले को लेकर डांटा था और उसके बाद से ये लड़का ड्रॉप आउट हो गया था स्कूल से और तब से ही ये मन में रंजिश पाले बैठा था। और इसी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मंगलवार के दिन इस सारी घटना की रेकी की और बाद में जो प्रसिद्ध कवि और जो शिक्षक थे शिवचरण सेन शिवा, उनकी स्कूल से लौटते वक्त अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से गोदकर हत्या की थी। कुल मिलाकर इस सारे मामले को लेकर झालावाड़ जिले के जो साहित्य जगत है, शिक्षक समुदाय और सेन समाज में खासा रोष था और पुलिस पर भी सारी घटना को खोलने का खासा दबाव था। और उसके बाद से पुलिस की कई टीमें इस सारे मामले की जांच में जुटी हुई थी। फोरेंसिक टीमों की मदद ली गई थी, डॉग स्क्वाड, साइबर टीम और ग्राउंड इंटेलिजेंस के बूते पुलिस इस मामले को खोलने में सफल हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तरुण शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो शिवचरण हत्याकांड मामले में जो लगातार सवाल उठ रहे थे पुलिस के ऊपर कि जल्द से जल्द पता लगाएं इस मामले में कौन आरोपी हैं, तो अब ये 3 एक स्कूल के पूर्व छात्रों की डिटेन किया गया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले एक स्कूल का छात्र जो कि शिवचरण जी के ही स्कूल में पढ़ा करता था उसको डांटा गया था टीचर की तरफ से, शिवचरण की तरफ से, और तभी से उसने मन में ठान लिया था कि वो इसका बदला लेगा। और उसने मौका पाकर अपने 2 साथियों को शामिल करके, वो 2 भी इसके दोस्त नाबालिग, इसके समेत सभी यानी तीनों के तीनों नाबालिग, और उन्होंने स्कूल से लौटते हुए शिवचरण जी की हत्या कर दी चाकू से गोदकर। और अभी बड़ी खबर दौसा से, जहां पर थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा कूच मामले में दौसा कलेक्ट्रेट में पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई है। कलेक्टर और एसपी ने वार्ता की है उनसे। जयपुर सचिवालय में अब दूसरे दौर की वार्ता होगी। कांतिलाल मीणा प्रतिनिधिमंडल के साथ जयपुर रवाना हो गए हैं। वार्ता होने तक विधायक कूच स्थगित रहेगा। आपको बता दें कि भूमि आवंटन पट्टों से जुड़ा हुआ यह मामला है और 800 से ज्यादा भूमि आवंटन पट्टों को निरस्त करने का विरोध कर रहे थे ये, और फिर इन्होंने जयपुर कूच का ये कार्यक्रम रखा, लेकिन उनको प्रशासन की तरफ से समझाया बुझाया गया और पहले एक राउंड वार्ता की उनकी बातचीत हुई और फिर उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये विधायक अपने साथ कुछ साथियों के साथ जयपुर के लिए जाएंगे। इस पूरे मामले में सीधा ये आशीष से बात करते हैं। आशीष, अब पटरी पर लौटता हुआ इस मायने में दिखाई दे रहा है कि एक दौर की वार्ता हो गई है, सकारात्मक रही है, तभी जयपुर के लिए आमंत्रण दिया गया है विधायक जी को। बिल्कुल, सरकार के निर्देश पर ये दौसा कलेक्ट्रेट में एक वार्ता हुई है। प्रथम दौर की वार्ता हुई है, इसे सफल वार्ता कहा जाएगा क्योंकि अब दूसरे जो दौर की वार्ता है जयपुर के सचिवालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें संभाग स्तर के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। क्योंकि जो ये कूच है ये कल से ही चल रहा है। अलवर के टहला से ये कूच शुरू हुआ था जो आज सुबह दौसा से होकर गुजरा और जयपुर दौसा सीमा पर बंडाना के समीप दौसा प्रशासन ने इस कूच को समझाइश करके रुकवाया और वार्ता के लिए विधायक कांतिलाल मीणा और उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और कुछ देर पहले ये वार्ता संपन्न हुई है पहले दौर की। और अब जो प्रतिनिधि मंडल है वो जयपुर के लिए रवाना हो गया है। पूरा मामला अलवर जिले के थानागाजी से जुड़ा हुआ है क्योंकि थानागाजी के टहला और राजगढ़ क्षेत्र में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कोई भूमि आवंटन पट्टे जारी किए गए थे, लेकिन अलवर कलेक्टर ने करीब 800 से अधिक पट्टों को निरस्त कर दिया। ऐसे में जो विधायक कांतिलाल मीणा है उनकी कहना है कि बिना जांच के इन पट्टों को निरस्त किया गया है। ऐसे में पट्टों की बहाली की मांग को लेकर ये कूच किया गया था। शुक्रिया और अब ये कूच की अगली जी बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। चूरू से खबर, जहां सादुलपुर में खूनी संघर्ष हुआ है पानी की पाइपलाइन को लेकर। यह खूनी संघर्ष हुआ है और अचरज वाली बात यह कि एक परिवार के ही भाइयों के बीच में हुआ है। चचेरे भाई ने परिवार के लोगों के साथ हमला कर दिया। गांव ठिमाऊ के 2 घरों में हथियारों के साथ घुसे आरोपी और एक महिला समेत 6 लोगों पर सरियों से वार किया गया। बाप, बेटे और 3 भतीजों के हाथ पैर तोड़ दिए। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किया गया। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हमीरवास थाने में भी 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जा चुकी है।
तो चूरू के सादुलपुर की यह खबर है, जहां पर पानी की पाइपलाइन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और इस खूनी संघर्ष ने चचेरे भाई ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया। गांव ठिमाऊ का मामला, जहां पर 2 घरों में हथियारों के साथ ये धावा बोला गया। आरोपी की तरफ से एक महिला समेत 6 लोगों पर सरियों से बाकायदा वार किया गया। बाप बेटे और 3 भतीजों के उन्होंने हाथ पैर तोड़ दिए। दहशत फैलाने के लिए बाकायदा हवाई फायर भी इनकी तरफ से किया गया। अभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका इलाज चल रहा है। हमीरवास थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हो चुकी है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं कि इस तरह से आपस में भिड़े या यूं कहें कि धावा बोला गया। एक पक्ष की तरफ से पानी की पाइपलाइन को लेकर ये धावा बोला गया और एक परिवार के 6 लोगों पर ये हमला किया गया। उसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मनोज से और जानकारी इस मामले में लेंगे। मनोज, पानी की पाइपलाइन का विवाद इतना बढ़ा कि सरियों और बंदूकों के साथ यहां पर हमला कर दिया गया। बिल्कुल, जो पाइपलाइन है उस पानी की पाइपलाइन को लेकर ये विवाद हुआ है, जिसके अंदर जो रिश्ते में भाई है उसके द्वारा ही अपने परिवार के लोगों के ऊपर हमला किया गया है। सदियों से पूरी तरह से मारपीट की गई है। घरों के अंदर घुस के मारपीट हुई है, जिसके अंदर 6 लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें से जो 5 गंभीर घायल हैं उनको चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो आरोपी हैं उन आरोपियों के खिलाफ करणी सिंह, सुमित्रा, पवन कुमार, सुनील, रिचपाल, नरेंद्र और 10 अन्य हैं, जिनके आरोप लगा है कि उनके द्वारा जाते वक्त है वो फायरिंग भी की गई थी। और अभी जो हमीरवास थाना है उस हमीरवास थाने के अंदर इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी अच्छा, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई किसी की? हाँ, अभी गिरफ्तारी है। जो पुलिस है उसका ये कहना है कि जो गिरफ्तारी के हैं वो प्रयास किए जा रहे हैं। जानलेवा हमला के अंतर्गत जो IPC की संगीन धाराएं हैं उनके अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस प्रयास कर रही है आरोपियों की गिरफ्तारी की। मनोज शर्मा, धन्यवाद आपका फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर अपडेट देने के लिए। और अब यह खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर रंगदारी और फिरौती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में संगरिया के व्यापारी से व्हाट्सएप कॉल पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 3 दिन पहले व्हाट्सएप कॉल से फिरौती मांगी। व्यापारी ने नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद आरोपी दुकान में पिस्तौल तानकर आधमके और फिरौती मांगने लगे। यह घटना CCTV में कैद हो गई है। दोनों आरोपियों ने चेहरे को कवर किया हुआ था, ढका हुआ था, छिपाया हुआ था, उनकी पहचान ना हो सके और सिर पर कैप पहनी हुई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पहले व्हाट्सएप कॉल के जरिए 50 लाख की फिरौती की मांग की गई। जब नंबर को ब्लॉक कर दिया गया व्यापारी की तरफ से, तो फिर उसके बाद सीधा उसके ठिकाने पर आ धमके और फिर उनके सामने बंदूक तान दी। और दोनों आरोपी, या कहें कि ये जो आरोपी हैं, उन्होंने कैप पहनी हुई थी, चेहरे को ढका हुआ था ताकि इनकी पहचान ना हो सके। और किस तरह उन्होंने व्यापारी के मन में दहशत फैलाने की कोशिश की ताकि वो फिरौती की रकम जो डिमांड कर रहे हैं देने पर, यानी व्यापारी इस फिरौती की रकम देने को मजबूर हो जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। और इधर अगली खबर श्री गंगानगर से है, जहां पर सूरतगढ़ को जिला बनाने को लेकर जंग जारी है। सूरतगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन जारी है। यहां महाराणा प्रताप चौक पर आज से एक और शख्स ने अनशन शुरू कर दिया। उन्हें संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर आमरण अनशन पर बैठाया। इससे पहले आमरण अनशन पर बैठी 2 महिलाओं को प्रशासन ने जबरन अस्पताल में भर्ती कराया था। श्री गंगानगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन फ्लश आउट चला रखा है और इसके तहत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में समीजा कोठी थाना पुलिस ने 4 नशा सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 270 ग्राम स्मैक बरामद की। साथ ही पुलिस नशे की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया गया है। बरामद स्मैक की कीमत 2,44,700 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार चारों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पिछले वर्ष अक्टूबर में लावारिस हालत में मिली 2 किलो हेरोइन के मामले में श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा अनुसंधान करते हुए एक स्थानीय तस्कर को धर दबोचा गया है।
अक्टूबर 2022 में एक खेत में लावारिस हालत में मिली 2 किलो हेरोइन के मामले की जांच श्री विजयनगर थाना पुलिस को सौंपी गई थी, जिस पर पुलिस ने 25 आरबी के रहने वाले एक स्थानीय तस्कर बख्शीश सिंह को गिरफ्तार किया है। और वहीं श्रीगंगानगर से ही रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट के सहायक नाजिर पर मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की 1 करोड़ से ज्यादा की राशि गबन करने का आरोप लगा है। रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट के रीडर रवि सिंह की तरफ से MACT अकाउंट में 1 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी सामने आने पर सहायक नाजिर मोहनलाल वधवा, उसकी पत्नी अंजू वधवा समेत अन्य 3-4 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जहां रायसिंह नगर थाना पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट के द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की तरफ से जारी किए गए 2 चेक जब MACT अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण परिवादियों को भुगतान नहीं होने की जानकारी सामने आई, तो एडीजे कोर्ट रायसिंह नगर के रीडर के द्वारा बैंक प्रबंधन के द्वारा खाते की स्टेटमेंट निकालवाई गई और 2019 से अब तक अकाउंट की जांच पड़ताल करने पर 1 करोड़ रुपए की राशि के गबन का मामला सामने आया। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने एक युवक के अपहरण कर बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक खेदड़ियों की ढाणी में बजरंग लाल ने थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि उनका पुत्र खेत में काम कर रहा था, जिसका कुछ युवक अपहरण करके ले गए, 2 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट की। साथ ही मारपीट का वीडियो वायरल किया गया। इस पर नवलगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया। इसके बाद मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपी अपने घर बीलवा आया हुआ है, जिस पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बजरंगलाल निवासी खेदड़ियों की ढाणी तनपर रामपुरा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी अपहरण और मारपीट की। उसमें 2 मुलजिम पहले अरेस्ट किए जा चुके हैं और तीसरे मुलजिम को आज अरेस्ट किया है, जिसका नाम संदीप कुमार रेपसवाल, पुत्र शिवकरण रेपसवाल, जाति जाट, उम्र 24 साल, निवासी बीलवा का है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको न्यायालय में पेश कर और रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सरकार पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसी को देखते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। अब समीक्षा बैठक 2 घंटे तक चली, जिसमें राज्यों को ये निर्देश दिए गए कि पूरे तरीके से तैयार रहें, डरने की जरूरत नहीं है और लेकिन ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है। देश में होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर राज्य को 8-9 तारीख को समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ साथ T3 की नीति, वैक्सीनेशन और कोर्ट एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए गए। टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ावा और मॉनिटरिंग ज्यादा से ज्यादा करने के भी निर्देश दिए गए। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली और इस बैठक के बाद राज्यों को ये निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दिया जाए। T3 की नीति के साथ वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान दिया जाए और 10 और 11 अप्रैल को जो देश भर में मॉक ड्रिल होनी है उसकी समीक्षा 8 और 9 तारीख को की जाए और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी जो है इस मॉक ड्रिल में शामिल रहेंगे। और साथ साथ ये भी कहा कि जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं, जहां जहां राज्यों के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि राज्यों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों पर जो है वो समीक्षा की गई और साथ के साथ ये भी कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतनी नहीं है, पूरी तरीके से तैयार रहना है। और जैसे कोविड की लहरों में सारे हेल्थ वर्कर्स ने, पूरी कोविड टास्क फोर्स ने, सबने मिलकर काम किया था, वैसे ही करना है। कैमरामैन संजीव के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, शिरडी साईं बाबा और तिरुपति बालाजी देश के वो तीर्थ स्थल हैं जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। अब मोदी सरकार ने इन तीर्थ स्थलों पर जाना बेहद आसान कर दिया है और यह संभव हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से। इस वक्त देश में 13 रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार भर रही है। इन 13 रूटों में देश के ये 4 बड़े धर्मस्थल भी शामिल हैं। चलो
माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, विश्वनाथ बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, साईं बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, तिरुपति बालाजी ने बुलाया है। वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, शिरडी साईं बाबा और तिरुपति बालाजी देश के ये वो तीर्थ स्थल हैं जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। अब मोदी सरकार ने इन तीर्थ स्थलों पर जाना बेहद आसान कर दिया है और ये संभव हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से। इस वक्त देश में 12 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार भर रही है। इन 12 रूटों में देश के 4 बड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। वैष्णो देवी, भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने वैष्णो देवी की यात्रा को आसान बना दिया है। इस ट्रेन की मदद से दिल्ली से वैष्णो देवी जाने में 4 घंटे कम लगेंगे। ये ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के बीच 655 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत यात्रियों को कटरा में उतारती है। कटरा के बाद माता के भवन तक का रास्ता पैदल और पालकियों में पूरा किया जाता है, यानी माता के दरबार जाना आसान हो गया है। काशी विश्वनाथ, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत भी खूब फायदे में चल रही है। इसकी वजह है काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग सुबह ट्रेन पकड़कर जा सकते हैं और रात में दूसरी ट्रेन से दर्शन कर वापस घर लौट सकते हैं। यानी काशी विश्वनाथ के दर्शन भी वंदे भारत की वजह से आसान हो गए हैं। इसके अलावा नई दिल्ली और वाराणसी के बीच 2 मुख्य शहर कानपुर और इलाहाबाद पड़ते हैं। इन शहरों को जाने वाले लोग भी वंदे भारत से सफर कर रहे हैं। शिरडी साईं बाबा, वंदे भारत की वजह से शिरडी साईं बाबा के दर्शन भी आसान हो गए हैं। CSMT से शिरडी के बीच वंदे भारत 6 घंटे में सफर पूरा कर रही है। दादर, ठाणे और नासिक रोड पर इसे स्टॉप दिया गया है। इस तरह CSMT से सोलापुर के बीच वंदे भारत 6.5 घंटे में सफर पूरा कर रही है। यानी भक्त अब मुंबई से बेहद आसानी से साईं बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। यही वजह है कि शिरडी जाने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है। तिरुपति बालाजी, तेलंगाना से सिकंदराबाद तिरुपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। ये यात्रियों के लिहाज से सबसे ज्यादा व्यस्त रूट है। करोड़ों लोग हर साल तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते हैं। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण तिरुपति बालाजी के दर्शन बेहद आसान हो जाएंगे। सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच की दूरी 661 किलोमीटर है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे में पूरा करेगी। इतना ही नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण दक्षिण भारत में मीनाक्षी टेम्पल और सबरीमाला मंदिर के दर्शन भी आसान हो जाएंगे। ये जब से चालू हुई है, यहाँ पे श्रद्धालुओं को काफ़ी आसानी हो रही है आने में और इससे उनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ तक कि, और यात्रियों को सुविधा नहीं हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके लिए तो काफ़ी अच्छी है यात्रियों के लिए ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण इन धार्मिक स्थलों और आसपास के इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। इन इलाकों में चल रहे उद्योगों को बढ़ावा मिला है। वंदे भारत के कारण इन शहरों में बनने वाले उत्पाद को नया बाजार मिला है, जिससे इन धार्मिक स्थलों और आसपास की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है। यानी रफ्तार, सफाई और सुविधा के लिए जानी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत और नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रही है। वंदे भारत ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी, शिरडी या फिर तिरुपति बालाजी, यहाँ पिछले दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। इसका सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है वो है वंदे भारत ट्रेन की सुविधा। वंदे भारत ट्रेन के कारण इन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु बड़े ही आसानी से जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं।
ऐसे में वंदे भारत ट्रेन की सुविधा उनके लिए वरदान साबित हो रही है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। बिग ब्रेकिंग इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद फटाफट रफ्तार में राजस्थान की 100 खबरें सहयोगी हेमंत के साथ। नमस्कार।